अंजलि जरा देखना दाल में तड़का लगा या नहीं, और सुन बाबूजी के लिए रोटियां एकदम नरम सेकना, उनके दांतों में दर्द है। और हाँ, आकाश के लिए भिंडी कुरकुरी बनाई है ना। रजनी देवी की फरमाइशों की लिस्ट सुबह 6 बजे से शुरू होती और रात के 11 बजे तक चलती रहती। रजनी घर की बड़ी बहू पिछले 5 सालों से इस घर की रसोई की धूरी बनी हुई थी। उसका पति आकाश एक बैंक में काम करता था और ससुर जी मानव एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। घर में अंजलि की देवरानी कंचन भी थी, जिसकी शादी को अभी 1 ही साल हुआ था। कंचन एक फैशन डिजाइनर थी और अपनी क्रिएटिव फील्ड का हवाला देकर अक्सर घर के कामों से किनारा कर लेती थी। आज रविवार था, घर में सबके लिए कुछ न कुछ विशेष बन रहा था। अंजलि सुबह से पसीने में तरबतर रसोई में लगी थी। कभी बाबूजी के लिए लौकी का सूप तो कभी आकाश के लिए छोले भटूरे। दोपहर के खाने का समय हुआ। डाइनिंग टेबल पर सब बैठ गए। रजनी देवी ने बड़े प्यारे से कंचन की थाली में एक एक्स्ट्रा भटूरा रखते हुए कहा, ले बेटा, तू तो दिन भर लैपटॉप पर काम करके थक जाती है, अच्छे से खा ले। अंजलि सबको खाना परोस रही थी। जब सबकी थालियां सज गई तो वह वापस रसोई में गई ताकि अपने लिए खाना निकाल सके। उसने कढ़ाई देखी, छोले लगभग खत्म थे, बस तरी बची हुई थी। भटूरे का आटा भी खत्म हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह रोज ही बचे खुचे से अपना पेट भर लेती थी। उसने 2 रात की बासी रोटियां निकाली, उन्हें तवे पर सेका और उसी तरीके साथ खाने बैठ गई। तभी रजनी देवी रसोई में पानी लेने आई। उन्होंने रश्मि की थाली देखी लेकिन कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा, रजनी खा कर जरा कंचन के कपड़े प्रेस कर देना, उसे शाम को किटी पार्टी में जाना है। अंजलि ने चुपचाप सिर हिला दिया। वह उस पीढ़ी की लड़की थी जिसे सिखाया गया था कि त्याग ही औरत का सबसे बड़ा आभूषण है। लेकिन हर इंसान के सब्र का एक प्याला होता है जो कभी न कभी छलक ही जाता है। करवा चौथ का दिन आने वाला था। घर में साफ सफाई, नमकीन मठरिया बनाने का काम जोरों पर था। अंजलि के मायके से उसकी माँ की तबीयत खराब होने की खबर आई। अंजलि जाना चाहती थी लेकिन रजनी देवी ने साफ मना कर दिया। अंजलि, त्योहार सिर पर है, घर का इतना काम कौन करेगा? कंचन से तो ये सब होगा नहीं, उसे तो ठीक से आटा गूंथना भी नहीं आता। तू तो करवा चौथ के बाद चली जाना। अंजलि देवी ने अपना फैसला सुना दिया। अंजलि ने भारी मन से अपनी माँ को फोन पर समझाया और वापस काम में लग गई। करवा चौथ का दिन आ गया। अंजलि ने भी निर्जला व्रत रखा था। दिन भर वह रसोई में पकवान बनाती रही। कंचन ने भी व्रत रखा था, लेकिन वह पूरा दिन अपने कमरे में एसी चलाकर आराम करती रही या फोन पर अपनी सहेलियों से बातें करती रही। रजनी देवी बार बार कंचन के कमरे में जाकर पूछती, बेटा प्यास तो नहीं लग रही, सिर तो नहीं दुख रहा? लेकिन उन्होंने एक बार भी रसोई में जलती चूल्हे के सामने खड़ी अंजलि से नहीं पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है। शाम को चाँद निकला, पूजा हुई। अर्घ्य देने के बाद सब डाइनिंग टेबल पर जमा हुए। आज अंजलि ने बहुत प्यारे से पनीर की सब्जी, खीर, कचौरियाँ और पुलाव बनाया था। उसने सबको परोसा। व्रत के कारण उसका सिर भयंकर तरीके से दर्द कर रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। जब सब ने खाना शुरू कर दिया, अंजलि रसोई में गई ताकि अपने लिए भी थाली लगा सके। उसने बर्तन खोले तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पनीर की सब्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कचौड़ियाँ सिर्फ 2 बची थी और खीर के कटोरी में बस चम्मच से खुरचने भर की खीर थी। अंजलि ने पलटकर डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। कंचन की प्लेट में 4 कचौड़ियाँ और पनीर की अच्छी खासी सब्जी रखी थी, जिसमें से वह आधा खाकर छोड़ चुकी थी। आकाश और बाबूजी भी खा चुके थे। अचानक अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू भूख के नहीं थे, बल्कि उस अपमान के थे जो वह रोज सहती आ रही थी। आज उसका व्रत था। आज भी उसी वह बचा खुचा नसीब हो रहा था। वह खाली थाली लेकर डाइनिंग टेबल के पास आई और उसे टेबल पर जोर से पटक दिया। खट की आवाज से सब चौंक गए। क्या हुआ अंजलि, यह कैसा तरीका है? रजनी देवी ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। तरीका माँ जी, तरीका तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अंजलि की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैंने भी आज व्रत रखा था। मैंने भी सुबह से एक बूंद पानी नहीं पिया था। मैं भी इस घर की बहू हूँ, फिर मेरी थाली रोज खाली क्यों रह जाती है? आकाश ने अंजलि को टोकने की कोशिश की। अंजलि, तमाशा मत करो, खाना कम पड़ गया होगा, तुम और कुछ बना लो।
क्यों बना लो कुछ और। अंजलि लगभग चीख पड़ी। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ आकाश। जब काम करने की बारी आती है तो मैं इस घर की बड़ी बहू बन जाती हूँ, अन्नपूर्णा बन जाती हूँ, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो मुझे सिर्फ बच्चा खुचा क्यों मिलता है। कंचन ने आज क्या किया, सिर्फ अपने कमरे में आराम, फिर भी उसकी थाली में सबसे पहले खाना परोसा गया और जो उसने जूठा करके छोड़ दिया, क्या मैं वो खाऊं। कंचन का चेहरा लाल हो गया। दीदी आप मुझे बीच में क्यों ला रही हैं? क्योंकि तुम भी तो एक औरत हो कंचन। अगर तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी प्यारी है तो मुझे भी अपना आत्मसम्मान प्यारा है। माँ जी आपने तो कभी मुझे बेटी माना ही नहीं, एक मशीन समझ लिया है जो बस चलती रहे बिना तेल पानी के। रजनी देवी गुस्से से खड़ी हो गई। जुबान लड़ा रही है, हमने तुझे कभी भूखा रखा है क्या? अगर कुछ कम पड़ गया तो एडजस्ट करना सीख। तभी बाबूजी, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने अपनी थाली किनारे सरका दी। अंजलि सही कह रही है रजनी। बाबूजी की आवाज में एक अजीब सी भारीपन था। हमने उसे भूखा नहीं रखा, लेकिन हमने उसे वो सम्मान भी नहीं दिया जो एक इंसान को मिलना चाहिए। हम रोज उसका बनाया खाते हैं और उठकर चले जाते हैं। क्या कभी किसी ने मुड़कर देखा कि उसके बर्तन में उसके लिए कुछ बचा भी है या नहीं? रजनी देवी और आकाश दोनों चुप हो गए। बाबूजी कंचन की तरफ मुड़े। बेटा, फैशन डिजाइनर होना अच्छी बात है, लेकिन जिस घर का तुम खाती हो उस घर की रसोई की जिम्मेदारी भी आधी तुम्हारी है। कल से रसोई का काम अंजलि और तुम दोनों मिलकर करोगी। और रजनी, आज के बाद इस घर में डाइनिंग टेबल पर तब तक कोई खाना नहीं खाएगा जब तक कि खाना बनाने वाला हमारे साथ उसी टेबल पर आकर न बैठ जाए। उस रात आकाश ने खुद उठकर रसोई में जाकर अंजलि के लिए नई सब्जी बनाई। कंचन ने चुपचाप अपनी प्लेट खुद धोई। रजनी देवी की आंखें शर्म से झुक गई थी। अंजलि की आंखों में अभी भी आंसू थे। अंजलि की आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के थे। उसने अपने अधिकारों के लिए जो आवाज उठाई थी, उसने घर की उस सड़ी गली परंपरा को हमेशा के लिए तोड़ दिया था, जहाँ बलिदान के नाम पर औरत का शोषण किया जाता था। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।